हेलो बच्चों, आज हम बड़े भाई साहब नामक पाठ के जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जो प्रश्न हमारा एक है, मौखिक कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी। तो इसका जो आंसर है, कथा नायक अपनी किशोरावस्था के अनुरूप ही चंचल प्रवृत्ति का था। वह प्रकृति प्रेमी था। उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था और खेल कूद में अधिक उसकी रुचि थी। उनकी रुचि कंकरियाँ उछालने, कागज़ की तितलियाँ उड़ाने, कभी चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद लेने, वॉलीबॉल खेलने आदि में उसकी रुचि थी। मतलब जो लेखक प्रेमचंद थे उनका पढ़ाई में कम मन लगता था और वो खेलने में अधिक रुचि रखते थे। लेकिन ये उनके बड़े भाई को इस तरह का बर्दाश्त नहीं था, तो हर समय उनको वे टोकते रहते थे कि पढ़ाई में ध्यान दो। सेकंड मौखिक क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। पहला सवाल उनका यही होता था, कहाँ थे। क्यों कहते थे? क्योंकि जो बड़े भाई साहब समझते थे कि उन्हें छोटे भाई की निगरानी का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त है। अतः लेखक के घर में घुसते ही उसकी सुरक्षा एवं हित की दृष्टि से पहला सवाल उनका यही होता था कि कहाँ थे। ऐसा बड़े भाई साहब इसलिए करते क्योंकि वे चाहते थे कि उनका भाई भी उनकी तरह हर दम पढ़ता रहे। बड़े होने के नाते उसे बार बार सचेत करना आप भी अपना कर्तव्य समझते थे, क्योंकि बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे भाई बहनों को एक दिशा निर्देश देना, अच्छे रास्ते प्रेरित करना, क्योंकि वे उनका भला चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल बने। प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। इसका जो आंसर है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में स्वच्छंदता का समावेश हो गया। उसे आज़ादी मिल गई कि मैं तो पास हो गया हूँ। उसे इस बात का अभिमान हो गया था कि वह पढ़े या ना पढ़े पास हो ही जाएगा। इस तरह का उन्हें विश्वास हो गया था। लेखक को तकदीर उसका साथ दे रही थी कि मेरा तो भाग बहुत अच्छा है, मैं तो हर समय पढ़ूं या ना पढ़ूं पास हो ही जाता हूं। और इसलिए वह बड़े भाई साहब की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लग गया। मतलब भाई साहब तो सहनशील हैं और ये पास नहीं हुए, मैं तो पास हो जाता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। छोटे भाई बहनों को अपने बड़े भाई बहनों का कहना मानना चाहिए। उसने सोचा कि अब उनका मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं। बड़े भाई के प्रति उसका पहले जैसा जो आदर भाव था वो नहीं रहा। उसके रंग ढंग हाव भाव से स्पष्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो खेलने में अधिक रुचि लेने लगा था। लेकिन छोटे भाई बहनों को भी बड़े भाई बहनों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वे उनके भले के लिए सोचते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका हमें कहना मानना चाहिए। प्रश्न नंबर जो 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। ये आपके एक से 4 हुए। और पांचवा जो प्रश्न है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या एक ही शब्द या फिर कोई एक वाक्य 10-20 बार लिख डालते, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। लेकिन ये सब कुछ क्यों करते थे? छोटे भाई को दिखाने के लिए। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते कि उसका ना कोई अर्थ निकलता और ना कोई मतलब। तो इस तरह छोटे भाई को प्रेरित करने के लिए वे इस तरह का कार्य करते थे। ये आपके हो गए 1 से 5 मौखिक प्रश्नों के उत्तर। अब आपके हैं ये लिखित का वाले लिखित के उत्तर। तो जो हमारा लिखित का वाला है, प्रश्न नंबर 1, 25 से 30 शब्दों में छोटे भाई साहब ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाए।
इसका जो आंसर है, छोटा भाई बड़े भाई की लताड़ सुनकर अपमान का घूंट पीकर रह गया। रह रहकर उसके मन में मैदान छोड़कर भाग खड़े होने का विचार आता, परंतु शीघ्र ही उसे व्यर्थ के ख्यालों को झटक कर कठोर निर्णय लिया और पुनः नए सिरे से समय सारणी बना डाली। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय प्रातःकाल 6 बजे से रात 11 बजे तक विभिन्न विषय रखे। दिन का हर घंटा प्रत्येक विषय के नाम रखा। पढ़ने के साथ साथ आराम करने व टहलने का समय भी टाइम टेबल में रखा गया कि मुझे कब पढ़ना है, किस टाइम किस विषय को पढ़ना है और किस समय मुझे आराम रेस्ट करना है और किस समय मुझे टहलना है। ये सब कुछ उन्होंने टाइम टेबल में लिख डाला। एक ही उस समय अमल करना, मतलब टाइम टेबल बना लेना तो एक बात है, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात। बाहर मैदान की हरियाली, हवा के झोंके और खेल की उछल कूद भाग दौड़ उसे मैदान में खींच ले जाती और टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता था। उसका समय नियोजन धरा का धरा रह जाता। वह चाहकर भी अपनी कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि जो उनका ध्यान था वो खेलने में अधिक था और जो मैदान की हरी हरी जो हरियाली वो उनको अपनी ओर आकर्षित करती थी। अब है प्रश्न आपका जो सेकंड। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? एक दिन, ये इसका आंसर है, एक दिन भोर का सारा समय गुल्ली डंडे को भेंट करके ठीक भोजन के समय लेकर घर लौटा तो रौद्र रूप धारण किए बड़े भाई से उसका सामना हुआ। मतलब उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें देखते ही उसके पांव तले जमीन खिसक गई। भाई साहब ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। इतिहास के अनेक दृष्टांत देकर लेखक को घमंड करने वालों का अंत कैसे होता है, ये यहाँ पे मतलब उन्होंने रावण का भी दिया था कि रावण कितना पंडित था, विद्वान था, लेकिन उसे अभिमान होने के कारण उसका घमंड चूर चूर हो गया। ये भी उन्होंने लेखक को बताया और कहा कि अंधे के हाथ बटे सदा नहीं लग पाती। मतलब जैसे कि आपके तो तीर में तुक्का लग गया है इसलिए आप पास हो गए हो, क्योंकि पढ़ते तो हो नहीं। इस तरह का बड़े भाई का लेखक को कहना था। अभिमान का अंत विनाश ही होता है, तो अभिमान न करने की उन्होंने यहाँ सलाह दी है। यह सुनकर लेखक के दांतों पसीना आ गया और उसने अपने अपराध को स्वीकार करना पड़ा और कमर कसकर पढ़ाई में पूरी तरह जुट गया। मतलब इस तरह का पढ़ाई में मन लगाने के लिए उन्होंने इस तरह का कहा कि अब मुझे पढ़ना ही होगा। और ये बड़े भाई साहब की समय समय पर जो डांट पड़ती थी। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाओं को क्यों दबाना पड़ता था? तो इसका आंसर है कि बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष ही बड़े थे, अधिक बड़े नहीं थे। 5 साल का ज़्यादा अधिक बड़ा होना बड़ा नहीं मानते, परंतु भारतीय परिवारों की परंपरा के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान होता है कि भाई आप बड़े हो, आपको छोटे, जब आप ही बेराह चलोगे तो छोटे को इन्हें किस तरह सीख दे पाओगे, छोटों का मार्गदर्शन कैसे करोगे? तो परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन करना उसका नैतिक उत्तरदायित्व होता है। उसे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि छोटे भाई बहन उससे सबक लें। उसका कर्तव्य है कि वो अपने छोटे भाई को अनुशासन में रखे और दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहे। तो इसीलिए उन्होंने अनुशासन में रहना पड़ता था। हर समय अगर पढ़ना भी नहीं है तो भी वो कॉपी किताबों को लेकर के बैठे रहते थे। बड़े भाई घर वालों की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहते थे कि हाँ भाई उन्होंने, वो बड़ा है तो उसने अपना फर्ज मतलब निभाया है छोटों के प्रति। वे कर्तव्य बोध के भार से दबकर अपने छोटे भाई की रक्षा कर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा रहे थे। वे छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए उसके समक्ष अपना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसके कारण उनका बचपन समाप्त हो जाता था। मतलब वो भी खेलना चाहते थे, उनके अंदर भी एक ललक थी कि मैं भी खेलूं, लेकिन कारण क्या था कि छोटे भाई को मैं किस तरह प्रेरित कर सकता हूं। तो इस तरह की उनके अंदर एक धारणा थी। अब प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है, छोटे भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों?
बड़ा भाई छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे कि भाई आपको पढ़ाई में मेहनत करनी है, अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करनी है। वह कहते थे कि यूँ गुल्ली डंडा, क्रिकेट, वॉलीबॉल तथा भाग दौड़ में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। उसे सफलता की घड़ी में अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे पढ़ाई में जल्दबाजी न कर उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। जब हमारी नींव ही मजबूत होगी तभी हम एक अच्छा काम कर पाएंगे। अपने अनुभव के आधार पर वे छोटे भाई का मार्गदर्शन करते थे और छोटे भाई को प्रतिदिन कड़वे उपदेशों का सामना करना पड़ता था। विभिन्न उदाहरणों एवं प्रमाणों द्वारा वे पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान पर बल देते थे। वे यह भी समझाते थे कि पुस्तकीय ज्ञान से लाभदायक जीवन का अनुभव होता है, मतलब जो अपने जीवन जी रहे हो तो उनसे भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वे नहीं चाहते थे कि बाप दादा की मेहनत की जो कमाई पानी में बह जाए। उनका मानना था कि वे बिना मेहनत की सफलता बार बार नहीं मिलती। उनके अनुसार पढ़ लिख करके ही बड़ा आदमी बना जा सकता है। तो यहाँ जो लेखक के जो भाई हैं उनका यही कहना है कि हमें बाप दादा की जो गाढ़ी कमाई है उसे हमें बर्बाद नहीं करना है। जैसे कि माता पिता हमारी पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, वो मेहनत से कमाते हैं और उस पैसे को हम बर्बाद कर दें और पढ़ाई में मन ना लगाएं। अगर नहीं मन लग रहा है तो बताना चाहिए कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं है, लेकिन जो खरी उम्मीदों पे हमें उतरना है कि हमें जिस पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है तो हम पढ़ाई करें। तो इस तरह बड़े भाई के मन में इस तरह की जो धारणा थी कि उनकी मेहनत का जो पैसा है वो बर्बाद ना हो। अब प्रश्न नंबर जो हमारा 5 है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या फ़ायदा उठाया कि बड़े भाई के नरम व्यवहार से लेखक की स्वच्छंदता और अधिक बढ़ गई। जब उनका व्यवहार नरम हुआ तो वो आज़ाद हो गए। वह उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगे। जो उसकी सहनशीलता थी उनके प्रति उसके दिल में आदर भाव भी कम हो गया था। वह बड़े भाई साहब की नज़रें बचाकर कनकौए उड़ाता। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ने लगा। उनका समय अब माजा बांधना, कन्ने बांधना, पतंगबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाना। और तो लेखक को लगने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े वह तो पास हो ही जाएगा। इस प्रकार के लेखक के मन में बड़े भाई का जो डर था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। तो यहाँ इस तरह बड़े भाई बहनों के प्रति छोटों को भी समझना है कि वो हमारे लिए शुभचिंतक होते हैं और हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमें अच्छे रास्ते प्रेरित करते हैं। तो हमें भी उनकी बातों को मानना चाहिए जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।